तो ऑल वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कॉमर्स पेपर 2 का एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब ये पैसेज आया था जनवरी 2025 के पेपर में, जो दिसंबर 2024 की साइकिल थी। जब भी हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ हमारे पास दो ऑप्शंस है। या आप पहले पैसेज पढ़ लीजिए या आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। अब जब मैं पैसेज पढ़ती हूँ तो जब मैं फिर क्वेश्चंस पर जाती हूँ तो मुझे एक बात ध्यान रहता है कि मैंने कहाँ पर क्या रीड किया था। और अगर मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ती हूँ तो मुझे याद रहता है कि पैसेज में क्या ढूंढना है। याद रखिए, आप नेट सेट जब भी एग्जामिनेशन या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आप बैठ रहे, भले वो यूपीएससी हो, बैंकिंग हो या एमबीए का एंट्रेंस हो, आपको टाइम मैनेजमेंट भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपको करेक्ट आंसर मार्क करना। घर पर जब भी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, याद रखिए टाइम मैनेजमेंट भी देखिए। अब ये पेपर 2 में हमारे पास कितने क्वेश्चंस है और हम हर क्वेश्चन को कितना टाइम दे सकते हैं, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ मॉडर्न बैंकिंग इन इंडिया began after independence in 1947 when the government nationalized the major banks and introduced various reforms to promote financial inclusion and social welfare। अब देखिए, जैसे ही मैंने पैसेज पढ़ा, फर्स्ट फेज है, इसका मतलब सेकंड फेज के बारे में बात की जाएगी, तो ये फेजेस पर है। तो अब इस पर ध्यान दीजिए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है पैसेज में। अब ये अगर आप पीएचडी स्टूडेंट है तो आप देखिए बैंकिंग पर ये टॉपिक्स ले सकते हैं रिसर्च के लिए। आप रिसर्च पेपर के लिए भी क्वेश्चंस ले सकते हैं। जब हम एक प्रोफेसर लेवल पर पहुंच जाते हैं, प्रोफेसर लेवल मेरा कहने का मतलब हम टीचिंग में आ जाते हैं, और मुझे ये भी कहना, मैंने बोल दिया है, तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फिर हम एसोसिएट बनते हैं और हम फिर प्रोफेसर पर जाते हैं। बट हम इतने कैजुअल हो चुके हैं कि हर जगह व्हाट्सएप नेम हो या कहीं पर भी हो, हम अपने आप को प्रोफेसर कहलाना पसंद करते हैं। बट याद रखिए, फॉर आउटसाइडर्स यू मे बी अ प्रोफेसर, बट जब हम एक कॉलेज में काम करते हैं, हमें याद होना चाहिए कि प्रोफेसर लेवल तक जाने पर बहुत मेहनत है। तो तुरंत अपने आप को हर जगह प्रोफेसर लिखना, जो प्रोफेसर बन चुके हैं उनके लिए भी ये नाइंसाफी है, बराबर है। तो याद रखिए हम असिस्टेंट प्रोफेसर है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हमको नहीं यूज करना चाहिए, बट यस, जब आपको पता है कि आप कॉलेज के लेवल्स पर ही आगे बढ़ सकते हो, तो वाई टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज अ प्रोफेसर व्हेन यू आर नॉट। ठीक है, हर जगह आप देखोगे क्लासेस वाले अपने आप को प्रोफेसर लिख देंगे। आप बच्चों को बोल सकते हैं हम प्रोफेसर है, बट जब हम कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और हम कोचिंग क्लासेस में, फर्क है, कोचिंग क्लासेस वाले बिजनेस वाले होते हैं, हम एकेडमिशियन से, हमको ये भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, एंश्योर दैट आप सही वर्ड्स, सही चीजें यूज करें, क्योंकि क्या होता है ना, हम अपनी आने वाली जनरेशन को भी ये सिखा रहे। ओके, चलो मैं ज्यादा टाइम इस पर नहीं बोलती हूँ, बैक टू पैसेज आ जाती हूँ। अगर आप सेट एग्जाम दोगे, महाराष्ट्र सेट का हमारा ऑफलाइन एग्जाम है, तो आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो। बट हमको एक दिक्कत, जब हम ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं नेट का, हमें क्या दिक्कत आती है कि पैसेज है ना, हर क्वेश्चन के ऊपर भले होता है, उन्होंने हर क्वेश्चन और नीचे पैसे दिया होता है, तो 5 क्वेश्चन है तो 5 बार आपको पैसेज मिलेगा और 5 क्वेश्चन मिलेंगे। बट स्क्रोल डाउन, स्क्रीन छोटा पड़ता है, स्क्रोल डाउन में भी टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें जब आप घर पर मॉक टेस्टिंग करते हो, एनटीए की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप ये भी याद रखिए। ठीक है, तो फर्स्ट फेज ऑफ मॉडर्न बैंकिंग इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? इंडिपेंडेंस के बाद 1947, जब गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किए थे मेजर बैंक्स। अब कितने बैंक्स नेशनलाइज्ड हो चुके हैं, वो फेज वाइज हुए थे, और अब उनमें से कितने बैंक्स का क्या स्टेटस है, कौन सा मर्ज हो चुका है, कौन किसी के साथ जुड़ चुका है, वो आपको पढ़ लेना जरूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन आ सकता है। याद रखिए, सब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्स, इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द सिलेबस, ये बात से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, फिर अब देखते हैं, इन्होंने वेरियस इंट्रोड्यूस किए थे रिफॉर्म्स टू प्रमोट, क्यों किए थे? फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सोशल वेल। फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बहुत सारी पीएचडी हो चुकी है। अब वो कोई नया टॉपिक नहीं, बट आप उसको नया एंगल जोड़ सकते हैं, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन बना सकते हैं। मीनिंग नहीं पता तो जाके आज सर्च कीजिए, वो भी हमारे कॉमर्स पेपर 2 का सिलेबस है। द सेकंड फेज, अब सेकंड फेज की बात करें, इन द 90s व्हेन द लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इनेबल द इमर्जेंस ऑफ न्यू प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स। ठीक है, सेकंड फेज कब स्टार्ट हुआ? 90s में। कब हुआ लिबरलाइजेशन? एलपीजी। ठीक है, एंड द एडवेंट, जब टेक्नोलॉजी आ गई, और टेक्नोलॉजी की वजह से ये काम क्या हो गया, एंड इनेबल द इमर्जेंस ऑफ, इसकी वजह से न्यू प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स भी आ गए, विच ऑफर्ड कॉम्पिटिटिव एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स। तो लिबरलाइजेशन में ये सब पॉसिबल हुआ, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वाली चीजें आ गई। इन द 2000, थर्ड फेज कब स्टार्ट हुआ? 2000। द थर्ड फेज कमेंस व्हेन द इंटरनेट एंड मोबाइल पेनिट्रेशन इंक्रीज। इंटरनेट आ गया और मोबाइल पेनिट्रेशन, मतलब हर बंदे के पास इंटरनेट और मोबाइल हो गया।
leading to the rise of online and mobile banking as well as entry of non-banking financial companies. अंडरलाइन एनबीएफसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, क्या म्यूचुअल फंड्स एनबीएफसी के अंदर है? आपको ऐसे तुरंत सोचना है म्यूचुअल फंड्स कौन गवर्न करता है। ठीक है, सेबी है क्या, आरबीआई? तो जब भी कॉन्सेप्ट आता है उसके जुड़े सारे कॉन्सेप्ट एंड फिनटेक स्टार्टअप्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फिनटेक? स्टार्टअप्स क्या है? स्टार्टअप्स में यूनिकॉर्न क्या है? फिनटेक पर बहुत सारी रिसर्च हो रही है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बन रहे हैं। ऑफरिंग डिजिटल सॉल्यूशंस टू केटर टू द अनबैंक्ड एंड अंडरबैंक्ड सेगमेंट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑफर किया डिजिटल सॉल्यूशंस, ऑनलाइन सॉल्यूशन जो केटर करे। केटर मतलब किन की जरूरतें पूरी करिए? अनबैंक्ड एंड अंडरबैंक्ड, जहां पर बैंक अभी तक नहीं था या जहां पर अंडर बैंक मतलब वो फैसिलिटीज अब तक नहीं थी, सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। फोर्थ एंड करंट फेज, अब ये बात करें अब की फेज, तो अब का फेज कौन सा है? फोर्थ। करंट फेज ऑफ बैंकिंग इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ नियो बैंक्स। अंडरलाइन, बहुत अच्छा रिसर्च टॉपिक आपका बन सकता है। आपको नहीं पता होगा नियो बैंक के बारे तो आज इस पर स्टडी कीजिए। नियो बैंक्स क्या होते हैं? विच आर डिजिटल ओनली बैंक्स दैट ऑपरेट विदाउट फिजिकल ब्रांचेस। तो ये सिर्फ डिजिटल बैंक्स है, ये विदाउट फिजिकल ब्रांचेस है। दे ऑफर अ रेंज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, विदाउट, इनके कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं है, बट ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं थ्रू मोबाइल एप्स एंड वेब प्लेटफॉर्म्स। याद रखिए, इनको हम चैलेंजर बैंक्स भी बोलते हैं बिकॉज दे आर चैलेंजिंग द फिजिकल बैंक्स। ठीक है, तो ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बट ओनली थ्रू मोबाइल एप्स एंड वेब प्लेटफॉर्म। न्यू बैंक्स ऑफन फंक्शन बाय पार्टनरिंग। ये कैसे फंक्शन करते हैं? ये पार्टनर करते हैं लाइसेंस बैंक्स टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू कस्टमर्स। While the digital banking landscape in India is evolving, अब रोज बैंकिंग में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। The services to customer, सॉरी मैंने मिस कर दिया, देयर आर स्टिल मेनी चैलेंजेस एंड गैप्स दैट नीड टू बी एड्रेस। ठीक है, रोज कुछ ना कुछ चेंज आ रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर भी उनके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसके सॉल्यूशंस रोज नहीं होते। वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस, अब मेजर चैलेंज के अंडरलाइन कर लीजिए, इज द लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी अमॉन्ग द वेरियस प्रॉब्लम। ठीक है, अभी लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मतलब स्टैंडर्डाइजेशन कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात करें वो लोग, लैक है मतलब कमी है उस चीज की। तो जब आपको ऐसे लग रहा है ना ये पैसेज में से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको उस टाइम अदर फिजिकल पेपर है तो अंडरलाइन कर लिए, या तो ध्यान में रखिए। ठीक है, एंड उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? इंटरऑपरेबिलिटी अमॉन्ग द वेरियस प्रॉब्लम, अमॉन्ग द वेरियस प्लेयर्स। प्लेयर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स। तो अभी इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर टू एक्सचेंज एंड मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसकी लैक है, इसकी कमी है, मतलब वापस स्टैंडर्डाइजेशन सेम चीजें भी नहीं है, और इनेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर टू एक्सचेंज एंड मेक यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन। नया वर्ड आया, जाके उसको स्टडी करिए। ठीक है, वेरियस प्लेयर्स, प्लेटफॉर्म्स एंड सिस्टम्स इन द इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल देयर आर मल्टीपल पेमेंट मेथड। देखो यूपीआई है, आईएमपीएस है, एनईएफटी, आरटीजीएस है, कार्ड्स, वॉलेट्स एंड क्यूआर कोड्स। सिंपल क्वेश्चन, क्यूआर का फुल फॉर्म कैसे बनता है? स्कैन कोड, क्विक रिस्पॉन्स। यूपीआई का फुल फॉर्म, कौन से यूपीआई इंडियन है, कौन सा यूपीआई सबसे पॉपुलर है? एनईएफटी, आरटीजीएस का फुल फॉर्म से लेके क्या डिफरेंस है? आईएमपीएस क्या है? अब हर बार क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से बताओ कौन सा आईएमपीएस नहीं है, या फिर ई वॉलेट का नाम आ जाएगा, या तो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव कुछ आ जाएगा, भीम के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। तो पढ़िए, तो ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ये हमारा पैसेज डायरेक्ट ऐसा है कि हमें बैंकिंग 7th अदर यूनिट आप पढ़ते हो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, वही का पूरा सिलेबस है। दिस क्रिएट्स कंफ्यूजन एंड इनकन्वीनियंस फॉर कस्टमर्स हु हैव टू स्विच बिटवीन डिफरेंट एप्स एंड इंटरफेसेस टू मेक पेमेंट्स एंड एक्सेस देयर। कह रहे इतने सारे अलग अलग तरीके, यूपीआई है, ये प्लेटफॉर्म है, ये सिस्टम है, तो इससे क्या नुकसान हो जाता है? कस्टमर्स को इनकन्वीनियंस और कंफ्यूजन हो जाती है कि वो कौन सा ऐप कब यूज करे, कौन सा इंटरफेस कब यूज करना, और वो एक्सेस, मतलब ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि मैं एक ही तरीके से एक ही चीज डाउनलोड करूं उसमें से सब कुछ मेरा एक्सेस हो जाए, होगा तो हमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अब आप बैंक, अब ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, आपको मेट्रो में जाना है तो मेट्रो के लिए अलग पेमेंट आपको चाहिए, कार्ड चाहिए, फिर उसके लिए अलग रिचार्ज कराना पड़ता है। बस में आप जाओगे अलग से टिकट खरीदनी पड़ेगी, उसका अलग से ऐप होगा। रिक्शा में आप जाओगे तो उसके ऊपर भी आपने देखा होगा, तो काम चल चुका है, वो लोग एक सेंट्रल बना रहे हैं, कार्ड ऑलमोस्ट बन चुका है, अब उसका क्या स्टेटस है वो हमें पता नहीं है। आगे पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इज अ पोटेंट टेक्नोलॉजी दैट कैन हेल्प डिजिटल बैंक्स टू ओवरकम द चैलेंजेस एंड गैप्स मेंशन्ड अबव। एक पोटेंशियल टेक्नोलॉजी मतलब फ्यूचर की है, कह रहे जो बैंक्स को ओवरकम कर सकते हैं ये सारे चैलेंजेस जो ऊपर बताए, एंड एड वैल्यू टू द कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स। एआई कैन इनेबल डिजिटल बैंक्स टू लेवरेज डेटा। एआई हेल्प कर सकती है बैंक्स को डेटा यूज, एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग। व्हाट इज मशीन लर्निंग ढूंढिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब ढूंढिए, कंप्यूटर विजन एंड अदर एडवांस टेक्निक्स टू ऑटोमेट एंड एनहांस वेरियस बैंक। मतलब एआई की वजह से बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई हो सकती है।
such as customer identification and verification, customer service and support, product recommendation, cross-selling. What is the meaning of cross-selling? Fraud detection and risk management, credit scoring and underwriting. तो ये सारे वर्ड्स कोई नए नहीं हम कॉमर्स के लिए, बट यस अगर हमको नहीं पता होता तो पढ़ लेना चाहिए. एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग. ठीक है, तो अब मैंने पैसेज पढ़ लिया, मुझे समझ आ गया फेजेस के ऊपर है. पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा, चौथा और लास्ट में फिर वो बता रहे नियो बैंकिंग क्या है, नियो बैंकिंग की चैलेंज क्या है और एआई इसको कैसे हेल्प कर सकते हैं. इन शॉर्ट 5 मिनट में हम ये पढ़ सकते हैं. अब एग्जाम में मेरे पास ज्यादा 5 मिनट भी नहीं है, 2 या 3 मिनट में मुझे पैसेज पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है. ओके, ऊपर ऊपर से नहीं, क्योंकि ये ना अगर क्वेश्चंस अगर आपको आ गए ना, ट्रस्ट मी यू विल गेट फुल 10 मार्क्स. ओके, और फिर वो हमें जो नुकसान हो रहा था, कहीं पर मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आ रहा था, कहीं पर मैं रिसर्च के आंसर नहीं कर पाई, तो ये पैसेज अगर अच्छे से करके हम सॉल्व कर पाए, पूरे 10 मार्क्स आ गए तो कंपेंसेट हो जाएगा. ठीक है, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी इन द डिजिटल बैंकिंग सिस्टम. अब मैंने आपको मतलब बताया था, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन सेम रूल्स नहीं है, इंटरऑपरेबिलिटी मैंने बताया था आपको मतलब. तो कॉन्सिक्वेंस उसका पूछ रहे, उसका रिजल्ट क्या है. ठीक है, कन्वीनियंस फॉर कस्टमर्स, इंक्रीज ट्रस्ट इन डिजिटल बैंकिंग, कंफ्यूजिंग एंड इनकन्वीनियंस फॉर कस्टमर्स, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट. याद रखिए ये पूछ रहे हैं कॉन्सिक्वेंस क्या है. लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन नेगेटिव चीज है तो आंसर पॉजिटिव हो ही नहीं सकता. पहला ऑप्शन कन्वीनियंस फॉर कस्टमर्स पॉजिटिव है, इंक्रीज ट्रस्ट पॉजिटिव है, फोर्थ रिडक्शन इन पॉजिटिव है, थर्ड आंसर करेक्ट है कंफ्यूजिंग एंड इनकन्वीनियंस फॉर कस्टमर्स. मैं पैसेज पर जाती हूँ तो आपको ये मिल जाता है इंटरऑपरेबिलिटी. अगर आप यहाँ देखते हो, ये देखिए, अगर आपने ये यूपीआई वाली लाइन देखी तो उसके ऊपर वाली लाइन जो ऊपर है उसके ऊपर वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस द लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी अमंग द वेरियस प्लेयर्स. और इसका रिजल्ट क्या उन्होंने बताया, दिस क्रिएट्स कंफ्यूजन. तो ये जो पैराग्राफ है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, ये देखो फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट पार्ट, दिस क्रिएट्स कंफ्यूजन एंड इनकन्वीनियंस फॉर कस्टमर्स. तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, आपको 2 मार्क्स मिल गए. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. व्हाट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इन द डिजिटल बैंकिंग लैंडस्केप. मेजर चैलेंजेस पूछा, मतलब हो सकता है सारे चैलेंजेस हो. Lack of internet penetration, overabundance of physical branches, lack of standardization, interoperability, over regulation. अगर आपने पिछला क्वेश्चन समझा तो ये आंसर आपको थर्ड मिल जाएगा. चैलेंज पूछ रहे, लैक ऑफ इंटरनेट पेनिट्रेशन एक बड़ा सा चैलेंज नहीं है, आज ऑलमोस्ट हर जगह इंटरनेट है. ओवर एबेंडेंस ऑफ फिजिकल ब्रांचेस ये चैलेंज नहीं हो सकता. ओवर रेगुलेशन भी चैलेंज नहीं है, तो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन अभी पहले वाला आंसर से जुड़ा हुआ है. नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ नियो बैंक्स इन इंडिया. मैंने आपको बताया नियो बैंक्स का दूसरा नाम है चैलेंजर बैंक. ये लोग डिजिटलाइजेशन पर वर्क कर रहे हैं, फिजिकल ब्रांचेस नहीं है. दे ऑफर फिजिकल ब्रांच सर्विसेज, नो. केटरिंग टू द अनबैंक्ड एंड अंडरबैंक्ड, यस. डायरेक्ट स्टेटमेंट दिए पैसेज में, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर. प्रोवाइडिंग ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज, नो. एंड एम्फसाइजिंग पेपर बेस, बिल्कुल भी नहीं. तो अगर मैं चलती हूँ पैसेज पर फिर से, तो यहाँ पर हम देखते हैं नियो बैंक का उन्होंने मतलब दिया, जो यहाँ पर आप देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड फिनटेक ऑफरिंग डिजिटल सॉल्यूशंस टू केटर टू द अनबैंक्ड एंड अंडरबैंक्ड, जो अब तक बैंकिंग में नहीं जुड़ पाए हैं, यहाँ पर जहाँ पर बैंकों की कमी है, तो ये उनके लिए काम कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, व्हाट मार्क द बिगनिंग ऑफ द सेकंड फेज. देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने बोला ये पहला फर्स्ट फेज था, फिर अगर आप थर्ड लाइन देखो तो सेकंड फेज स्टार्टेड इन द 90s व्हेन द लिबरलाइजेशन. तो लिबरलाइजेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर है. ठीक है, मिच मार्क, तो नेशनलाइजेशन नहीं, लिबरलाइजेशन करेक्ट आंसर है. इमरजेंस ऑफ फिनटेक इस फेज में नहीं था, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट बैंकिंग इस फेज. ये चारों फेजेस है, तो ये द करेक्ट आंसर इज सेकंड. How can AI, artificial intelligence, help digital banks to overcome challenges? By reducing internet penetration, बिल्कुल भी नहीं. By increasing physical branches, बिल्कुल भी नहीं. By providing advanced analytics, yes. आप technology provide करें. By reducing customer base. So here the correct answer has to be option number 3. बहुत ही easy passage दिया था, हमारे financial 7th unit से पूरा हमको आना ही चाहिए. अब याद रखें, यहाँ पर तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिल रहे थे. कभी कभी ऐसा होता है कि पैसेज कुछ और दिया होता है, इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे होते हैं, तो वहां पर आपने अपने जो कॉमर्स में पढ़ाई की वहां पर आपको उसकी जरूरत है. ठीक है, तो ये देखिए पैसेज को पढ़िए, टाइम मैनेजमेंट देखिए और क्लियरिटी रखिए. मैं हमेशा बोलती हूँ, हम सबको अगर इंग्लिश नहीं आती तो भी दिक्कत है, हिंदी में पढ़ रहे हिंदी नहीं दे पा रहे तो भी दिक्कत है, टाइम मैनेजमेंट भी अगर नहीं देख पा रहे तो भी दिक्कत है, कॉन्सेप्ट आता है पेपर ही नहीं कंप्लीट होगा. ठीक है, तो पढ़ते रहिए और हमेशा मेक इट अ हैबिट टू रीड समथिंग डेली. आई अंडरस्टैंड हमको टाइम नहीं मिलता, वी हैव सो मेनी अदर प्रायोरिटीज आल्सो, बट कंसीडर योर करियर एज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रायोरिटी एंड एंश्योर दैट यू गिव क्वालिटी टाइम. ठीक है, 20 मिनट पढ़िए, बट 20 मिनट ढंग से पढ़िए. क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. ये देखिए, ये बिना पढ़े भी हम सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन, बट हमको क्या होता है ना, हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें इतनी नॉलेज नहीं आता. सपोज आज यूपीआई नहीं पता था, आईएमपीएस नहीं पता था, आई डाउट कि अब तक किसी को नहीं पता होगा, बट है ऐसे प्रॉब्लम्स कि हमको पता है हम गूगल पे यूज करें, बट वो क्या यूपीआई है क्या आईएमपीएस है हमको नहीं पता हो सकता है.
तो डोंट हेजिटेट, एंश्योर दैट यू स्टडी एंड रिमेंबर, कल आपको जाके किसी और को भी पढ़ाना है, तो अच्छे से ही हमेशा पढ़िए। अगर आपको मेरी चैनल की वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने स्टूडेंट्स जो यूजी पीजी में पढ़ते हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, मे यू ऑल क्वालिफाई। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी और की हेल्प करने से, किसी और को पढ़ाने से अपनी रिवीजन जरूर हो जाती है। जब भी आपको मौका मिले लोगों की हेल्प कीजिए, बट ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि कल वो भी आपकी हेल्प करेंगे। यू हैव एन ऑप्शन टू से नो व्हेन समबडी आस्क यू फॉर हेल्प। बाद में ये मत कीजिए कि उन्होंने मुझे धोखा दिया, मैंने तो उनको हेल्प की थी, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा जब सब एक दूसरे को हेल्प करना चाहते हैं। तो इससे कोई ऐसे नहीं हेजिटेट करे कि हमको हेल्प ही नहीं करी, सिंपल से नो, या तो फिर उम्मीद मत रखिए। मेक योर लाइफ सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड हम ही उसको बनाते हैं। ओके, सो आई विश यू लक, ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून।